टू नर्सिंग वाईपाई क्लासेस। आज हम जुड़े हैं नर्सिंग वाईपाई के फाउंडर से, दीपक सर से। वेलकम सर नर्सिंग वाईपाई क्लासेस के अंदर। थैंक यू सर। तो आज अपन बात करेंगे कि इनकी जर्नी किस प्रकार स्टार्ट हुई है और ये आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में, कि किस प्रकार इन्होंने स्टडी की, इनका सिलेक्शन किस प्रकार रहा, कब इनका सिलेक्शन हुआ और नॉर्मली क्या क्या चीजें इन्होंने इस दौरान फेस की है। तो बात करते हैं। वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई साहब। तो सर आपका एक बार इंट्रोडक्शन बता दीजिए। माई सेल्फ दीपक, आई एम करेंटली वर्किंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करें पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर वर्क करता हूँ और एज ए ट्यूटर भी मुझे लगभग 5-6 साल हो गए हैं नर्सिंग फील्ड के अंदर टीचिंग करते हुए। ठीक है सर, आगे मैं बात करना चाहता हूँ। सर सेकंड क्वेश्चन है कि नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी जर्नी किस प्रकार रही? सर बेसिकली बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर किसी को एक मेंटर की नीड होती है या एक गाइडेंस अप्रोच की नीड होती है। जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट किया था उस समय मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स नाम की भी कोई चीज होती है। बिकॉज 2016 तक अगर हम देखें तो केवल एक दिल्ली एम्स हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे। इवन सफदरजंग की बात करें या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम भी मुझे नहीं पता थे। तो जब मुझे पता लगा 2017 में मेरा नर्सिंग कंप्लीट हुआ और मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के अंदर हाई पेमेंट अप्रोच करते हैं नर्सेज के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके लिए कुछ करूं या प्रयास करूं कि मेरा भी वहां सिलेक्शन हो जाए। तो मैं कोचिंग करने चला गया सर, और मैंने फिर कोचिंग स्टार्ट किया जो बेसिकली सब लोग करते हैं। एक बेसिक गाइडेंस का नीड होता है सबको, बेसिकली यही स्टार्टअप किया सर मैंने। तो जैसे आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में जो आपकी सिलेक्शन जर्नी है वो किस प्रकार रही? सर अगर मैं बात करूँ, कोचिंग में कर रहा था स्टार्टिंग में ना, तो जस्ट मेरा एकेडमिक ईयर भी काफी अच्छे रहे। मतलब मेरा जो एकेडमिक रहा था वो काफी अच्छा रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें मैंने लैकिंग किया हो। मैं जब बीएससी नर्सिंग कर रहा था तब भी मेरा अप्रोच था कि मुझे पढ़ना है और एक जॉब जो सबका ड्रीम भी होता है कि अचीव करना है, पहले से डिसाइडेड था ऐसा। तो मैंने कोचिंग गया, मैं 5-6 मंथ्स का कोचिंग लगभग होता है नर्सिंग का, तो मैंने उसको 5 मंथ में ही छोड़ दिया। मतलब जस्ट अधूरा रह गया क्योंकि आउट ऑफ सिटी था। तो होता है कि स्टार्टिंग में मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने उसको ड्रॉप आउट करके 80% सिलेबस मेरा वो होगा अकॉर्डिंग टू कोचिंग, और उसको ड्रॉप करके मैं आ गया घर। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एमसीबीएस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने फर्स्ट एग्जाम कोचिंग के साथ ही दिया था तो मेरा वो क्लियर हो गया था। जस्ट रायपुर एम्स 2018 क्लियर हो गया था। बट इश्यूज ये हुआ कि जैसे बोलते ना कि कभी कभी कुछ ना कुछ एक्सीडेंटली हो ही जाता है। तो मेरे मार्क्स तो कहा 73 मार्क्स थे 100 में से। बट उस मार्क्स आने के बाद मुझे लगा सिलेक्शन हो गया है फाइनली। आई एम जस्ट हैप्पी कि अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, पढ़ने का लीड नहीं है। तो मैंने उसके ड्यूरेशन में 2-3 महीने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, मैंने स्टॉप कर दिया बिल्कुल कि अपना सिलेक्शन हो गया। मतलब एक होता ना कि आपको जल्दी कोई चीज अच्छी हो जाती तो आप रिलैक्स हो जाते हो, काम करना छोड़ देते हो। तो मैंने वही किया। फिर सर मैंने देखा कि वहां से लेटर आता है कि आपको स्किल टेस्ट भी देना है। जब फॉर्म भरा था उसमें ये नहीं था कि आपको स्किल टेस्ट देना है, तो लगा कि चलो ठीक है कुछ होता होगा, स्किल टेस्ट भी दे ही लेंगे। जब इतना मार्क्स आए तो आप क्लियर हो जाओगे कि स्किल टेस्ट में नंबर कम आएंगे तब भी आप पास आउट हो जाओगे। तो मैं सर फर्स्ट दिन ही मेरा स्किल टेस्ट था, और नर्सिंग फील्ड में आई थिंक ये पहला स्किल टेस्ट था जो कोई एम्स ले रहा था। तो मैं इस स्किल टेस्ट के ले गया और मेरे एक सीनियर और थे वो भी मेरे साथ गए। दोनों का फर्स्ट दिन स्किल टेस्ट था। हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो तो काफी अच्छा था, क्लिनिकल भी काफी अच्छा था। ऐसा नहीं, क्लिनिकल भी मैंने 2-3 साल किया हुआ था साथ में कॉलेज के। बट प्रॉब्लम होता है कि आपको स्पेसिफिक एरिया में वर्क करना होता है। कि जैसे उन्होंने मेरे को जो प्रोसीजर थे, हैंड वॉशिंग, एब्डोमिनल असेसमेंट, या बात करें कंगारू मदर के, ऐसे बहुत सारे ऑन हैंड प्रैक्टिस था, साथ में स्पोर्टिंग का। तो सर ऐसा होता है कि मेरा जो इमेज बेस वाला पोर्शन है स्पोर्टिंग, वो मैं सारा सही करके आता हूँ। आईजीएल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये मैं सब सही करके आता। पर जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में ध्यान रखना होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल भी बैरियर होता है एक चीज, वो प्रोसीजर सर मेरे से अच्छे से नहीं हुई। तो उस वजह से मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो स्किल टेस्ट के बाद में स्किल टेस्ट आपका वैसा मैं 73 मेरे मार्क्स थे, यानी काफी अच्छे नंबर आए। मैं थ्योरेटिकल काफी अच्छा। नॉर्मली अगर अपन बात करें कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें 60% ही चाहिए होते हैं। 60% में लेवल ऑफ एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। 73 काफी अच्छे मार्क्स और फर्स्ट एग्जाम था सर। तो उसके बाद में क्या जर्नी रही कि आपने जैसे ही फर्स्ट एग्जाम में आपको लगा के पहले पास हो गए, फिर अपना स्किल टेस्ट में थोड़ा सा कुछ नंबर्स की वजह से आप फेल हो गए, फिर उस फेलियर से आपने किस प्रकार सीखा और किस प्रकार आगे बढ़े? सर मेरे को बहुत ज्यादा डीप फील हुआ क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि मैंने जो स्टडी किया हुआ है वो कम्प्लीटली लोन बेस्ड स्टडी है। मतलब मैंने केनरा बैंक था
कोई रिलेटिव थे पापा के बैंक मैनेजर, इस वजह से मुझे वो लोन भी अप्रूव हुआ और इस वजह से मेरी स्टडी हो पाई। तो लगभग मुझे जब मैंने पहला एग्जाम क्रैक किया था तो मुझे 6 मंथ निकल चुके, 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे और उस लोन का जो रिपेमेंट करना था वो 6 मंथ बाद ही स्टार्ट करना था। अच्छा। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, मुझे सिलेक्शन लगा था, मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ वो तो है। तो मुझे मजबूरी में जाके कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन में जाता था, कॉलेज 6 घंटे का कॉलेज होता था, सुबह 9 से आपका 3 बजे तक। तो बेसिकली कॉलेज भी इसलिए ज्वाइन किया कि मेरा स्टडी भी साथ में चलता रहे खुद का और मैं स्टडी से जुड़ा रहूं। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज में ये होता था कि कॉलेज में मुझे ज्यादा तो नहीं, टीचर ही थे, मेरे जानने वाले टीचर थे, तो ज्यादा परेशान नहीं किया गया स्टार्टिंग में। तो मैं 2 या 3 घंटे क्लासेस लेता था। जो कॉलेज में 3 घंटे टाइम मिलता था सर, उसमें बेसिकली क्या करता था, कॉलेज हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो छत पे जाके बैठता था और छत के उधर खेत दिखाई देते थे, मतलब कोई पर्सन नजर नहीं आता, जस्ट हैंड ऑन द बात करें बुक्स, बात करें एनक्लेक्स वगैरह लेके बैठता था और एमसीक्यूज लगाता था वहां पे। तो अच्छा है ना, बेस्ट मेथड है कि आप अगर आप अपने घर पे नहीं हो तो साउंड एनवायरनमेंट नहीं है तो एमसीक्यूज कर सकते थे, तो मैं एमसीक्यूज वहां पर लगाता था और घर पे आके वापस से जर्नी स्टार्ट करता था। कि मतलब ऑलमोस्ट अगर 3 घंटे कॉलेज की माने तो उसके बाद भी 6 घंटे घर पे होते थे, जिसमें कि इवनिंग का टाइम में छोड़ देता, नाइट में 11 बजे तक, और फिर अर्ली मॉर्निंग घर वालों पर सपोर्ट रहा कि 4 बजे उठा देते थे, 4 से 8 कॉलेज जाने से पहले वो मैं अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करता था। अच्छा, यानी आपने मतलब काम भी किया, वर्क भी किया, यस, पढ़ाने और उसके साथ में आपने स्टडी करके फिर सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं, मैंने जिस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया उस दिन से मैं वर्क कर रहा हूँ सर। अच्छा, उस दिन से ऐसा नहीं कि मैंने वर्क को छोड़कर स्टडी किया हो, वर्क के साथ स्टडी किया है। वर्क के साथ में, यानी वर्क के साथ में भी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो फिर आपका नॉर्मली फिर जो एग्जाम दिए थे, क्या उसमें नेक्स्ट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो गया था नहीं, या कुछ आपको थोड़े से 2-4 फेलियर भी देखने? सर ऐसा नहीं होता है ना कि आप अगर स्टडी छोड़ दो और इमीडिएटली आपके 1-2 महीने बाद एग्जाम हो, क्योंकि फॉर्म सब इंडिविजुअल एम्स के पहले अलग अलग आते थे, तो सब एग्जाम अलग अलग एम्स लेता था, तो इजीली सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पता है। इट्स पहले कोचिंग के टाइम पे तो काफी अच्छा था कि हो गया और फिर स्टडी छोड़ दे। तो 2 एग्जाम हुए सर, भुवनेश्वर एम्स और भोपाल एम्स, और मेनली चीज हार्ट ये किया कि मैं कट ऑफ मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाए। अच्छा, इट्स वो होता है एक आप एक अच्छे मार्क्स से क्रॉस किया एग्जाम 73 मार्क्स, फिर आप कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाते हो, वो मुझे शायद बहुत ज्यादा फील हुआ यहाँ। मुझे लगा कि यार इतना ईजी नहीं है एग्जाम निकालना जितना मैं सोच रहा था। हो सकता है वो इंडिविजुअल एग्जाम हो, उसके क्वेश्चन चॉइस अलग थे, वो मुझे आते थे, या पर्टिकुलर किसी बुक से लिए गए थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। बट आई थिंक अबाउट कि डीप नॉलेज जरूर होना चाहिए किसी भी एग्जाम को, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स क्रॉस क्लियर करना है तो आपका डीप नॉलेज वहां पर होना चाहिए। देन आई स्टार्ट द एनक्लेस थ्योरेटिकल। मैं पहले एमसीक्यू लगा रहा था, बट फिर मैंने वहां पर कर दिया, आप पे स्टार्ट किया कि आपको क्या करना है, इसका थ्योरी भी ले। तो एक्चुअली कोचिंग में पढ़ाया गया था, बट वो आई थिंक सफिशिएंट नहीं था उस टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट आज भी हो रहा है नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर, उस समय भी क्या हो, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि मुझे एनक्लेस करना चाहिए कब की। तो सर मैं बेसिकली एनक्लेस का थ्योरी भी वहां पर कंप्लीट किया बाद में। फिर कब आपका सिलेक्शन हो गया था? सर सेंट्रल गवर्नमेंट से होने से पहले कुछ एग्जाम हुए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूपी एनएचएम के अंदर एग्जाम हो, सीएचओ एग्जाम। तो मेरा सीएचओ क्लियर हो गया था, जिसमें मुझे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट मिला था, झांसी के अंदर। बट किसी वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे करना नहीं था, मुझे लग रहा था अब मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने एमएससी एंट्रेंस दिल्ली एग्जाम दिया 2019 के अंदर, इनिशियल फेजेस में, स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में, वो मेरा क्लियर हो गया। बट होता है ना कि फादर पिताजी होते हैं सही गाइडेंस देते हैं हमेशा, उन्होंने सही गाइडेंस दिया कि बेटा देख एमएससी हो जाएगा तेरा, आज नहीं तो बाद में हो जाएगा। तू जो सोच रहा है ना, जो तेरा ड्रीम से कि तू भी नर्सिंग ऑफिसर बनना है, वो चीज पे तू फोकस कर। तेरे एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी डाल चुके थे कि आपके एग्जाम आने वाले, तो मैंने एमएससी नर्सिंग को लेफ्ट किया सर उस टाइम। अच्छा। और फिर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइंड एग्जाम हुआ, जिसमें मुझे अच्छी सी 407 रैंक वहां पर मिली। और बात करें पीडियाट्रिक हॉस्पिटल मुझे मिला, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सर अभी वर्किंग है। यस सर। ठीक है, जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया था वो दिल्ली एम्स ने कंडक्ट कराया था, कंबाइंड एग्जाम हुआ था, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थे ना वो हॉस्पिटल, उन सभी के लिए एग्जाम हुआ। यस। तो सिलेक्शन के बाद में जो आपकी जर्नी रही वो किस प्रकार की रही? आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका एनवायरमेंट कैसा है अभी? सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इट इज कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम द एम्स। अच्छा, है ना, इट्स कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि वर्क स्पेसिफिकेशन नर्सेज के लिए एम्स में अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग है। अगर एम्स की बात करें, एम्स के अंदर इंडिविजुअल पेशेंट केयर होता है। हाँ, मतलब आपको एक पेशेंट मिलता है, आप पेशेंट के साथ बात करें, इसके नर्सिंग नोट्स हो गए, है ना, आपका कंप्लीट होलिस्टिक केयर करना पड़ता है पेशेंट, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो चाहे पेशेंट केयर,
जैसे कि हम बात करें कि आपको बेड मेकिंग से लेकर पेशेंट का यूरिन कैथराइजेशन की बात करें या एनजी ट्यूब इंसर्शन की बात करें, फीडिंग पैटर्न की बात करें, आईयू मेडिकेशन की बात करें, ये सब वहां पर इंक्लूड होता है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ पर्टिकुलर वर्क ही नर्सेस के लिए असाइंड है। जैसे कि बात करें, सैंपलिंग की बात करें तो आपका जूनियर जो रेजिडेंट होता है वो वहां पर सैंपलिंग अप्रोच करना, नर्सेस भी कर सकती है, बट जो डेडिकेटेड वर्क है वो किसके लिए, जूनियर रेजिडेंट के लिए। हाँ। नॉर्मल और आपको बेसिकली वर्क स्पेसिफिक नहीं है, पेशेंट स्पेसिफिक नहीं है, आपको सभी पेशेंट को केयर देना है, आपको इंडिविजुअल पेशेंट नहीं मिलता है। नर्स पेशेंट रेशो एम्स में अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कम है, बट आपको असिस्ट करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। आप जैसे कैथराइजेशन बात करें, ओजी ट्यूब इंसर्शन बात करें, तो आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल है उस फंक्शंस के लिए। केवल आपको मेनली जो फोकस करना है, टाइमली मेडिकेशन डिलीवर करना है, इसमें आगे फीड हो गया, मेडिकेशन हो गया, ओजी फीड्स हो गया। ये बेसिकली आप बात करें कि जो सराउंडिंग केयर है, जैसे फोटोथेरेपी दे रहे हैं या रेडिएंट वार्मर पे बच्चा है, तो वो केयर हमें ध्यान देना है, वहां पर इंश्योर करना है पेशेंट हार्म ना हो। ये बेसिकली हमारा अप्रोच होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी नॉर्मली ये तो हो गया अपना जैसे वर्किंग वाला। यस सर। और इसके अलावा जैसे एनवायरनमेंट होता है, जैसे आपको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लगता है या फ्रेंडली लगता है सर उसके मुकाबले? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अदर लोगों से मैं सुनता हूँ, मेरे फ्रेंड्स से एम्स में जो है, देयर आर टू लिटिल बिट टॉक्सिसिटी इन द एम्स। अच्छा, थोड़ा सा है वहां पर इन बिटवीन एम्प्लॉइज ऑल्सो, जो एम्प्लॉइज नर्सेज, खुद नर्सेज एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इंडिविजुअल वर्क है ना, दे आर ट्राइंग टू बी पुश द प्रॉब्लम्स टू अदर, अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पे डालना चाहते, जो नहीं करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है कि जो टीम वर्क है वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, कि अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट हो रहा है तो सब मिलकर उसको सोल्व करता है। आपको लीव चाहिए तो लीव में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, इमीडिएटली आपको लीव मिल जाता है। ऐसा नहीं कि 15 दिन पहले आपको ईएल सबमिट करना है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, बट आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होता है तो आपको इजीली मिल जाता है। दूसरा एक और मैं आपको मेजर इश्यूज बताऊंगा कि एम्स अभी रिसेंटली ओपन हुए, तो जो एसएनओस बने या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, जो एएनएस है, दे आल्सो द नॉट टू मच ग्रोविंग या ज्यादा एज उनका नहीं है, तो दे आर थिंकिंग, जैसा होता है कि इसमें होता है कि हाँ हम ही सुपीरियर है, दैट इज अंदर ही अंदर वो रहता है, उसको चाहे कुछ भी बोलो वो निकाल नहीं सकते। तो आई थिंक ये डिफरेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एसएनओस है मोस्टली फीमेल्स है, पुराना, ठीक है, और बात करें दे आर लाइक द आवर मदर्स ना, उनके एज ग्रुप का, तो दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पर्सन ना, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो भी सेम एज ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाती कि हाँ यहाँ पर ये सही है, और कहीं ना कहीं जो इनको इस चीज के लिए अलाउ कर देना चाहिए, ये थोड़ा सा असर होता है। तो नॉर्मली अभी अगर बात करें जी, एम्स बेटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट है? सर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन करना, जहाँ तक सबसे बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी के अनुसार। तो ऑलरेडी ईएसआईसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ईएसआईसी भी है। चलो सर, ये हो गई बात आपकी स्टडी के रिगार्डिंग। तो एक बात पूछनी है, जैसे आपने बताया कि आपने अनक्लिक्स स्टडी की थी बीच में, जैसे आप बोल रहे थे कि वो स्कूल जो मतलब कॉलेज थी वहां पे छत पे जाके आप स्टडी करते थे। हाँ, तो आपने अनक्लिक्स जो क्वेश्चन आंसर निकालना स्टार्ट किया वहां पे। तो अनक्लिक्स कितनी जरूरी है, कि उसकी थ्योरी पढ़ना जरूरी है या उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना जरूरी है? देखो सर, अगर अभी के सिनेरियो की बात करूं, अगर आप अच्छी कोचिंग से कोचिंग ले रहे है ना, ये डिपेंड करता है कोचिंग के ऊपर। मेरा जो कोचिंग था वो इनिशियल फेज में पढ़ा रहा था, या स्टार्टअप ही था, एक तरह से कोचिंग का दौर ही स्टार्ट हुआ था उस टाइम। तो अगर हम बात करें, अगर आप अच्छी कोचिंग से कोचिंग ले रहे हो, कंटेंट स्पेसिफिक आपको डिलीवर हो रहा है, तो आपको एनक्लेस का थ्योरी पढ़ने का नीड नहीं, क्योंकि जो स्पेसिफिक कोचिंग स्टार्टअप होगा ना, अगर वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एनक्लेक्स और जो बुक्स है, जो नॉर्मली बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनके जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं आपको उनके थ्योरेटिकल पोर्शन में देखने को मिलेंगे। बेसिक सी बात ये, तो एनक्लेक्स करने का नीड फिर नहीं होता है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एनक्लेक्स एक बार जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, खुद से कर रहे हो तो अनक्लेक्स जरूर नहीं तो आजकल जो कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है, जो अच्छी खासी जो लेवल की कोचिंग्स होती है, नॉर्मली वहां पे क्या हो रहा है, अनक्लेक्स भी इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है। ये सभी कोचिंगों के लिए बात अपन कर रहे हैं। तो सर आपसे एक बात करते हैं, जैसे आपने नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, यस सर, ये स्टार्ट क्यों किया आपने, हमारे जितने भी ऑडियंस है सभी को बताना। और अभी आप नर्सिंग वाईफाई को कहाँ देखना चाहते हो, क्या रीजन था स्टार्ट करने का, और आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो? सर अगर मैं बेसिकली बात करूं, जो नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म था, इंस्टाग्राम जैसे स्टार्टअप ही मान लीजिए स्टार्ट हुआ था उस टाइम, तो बेसिकली लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहे थे, चेंज फ्रॉम द इंस्टाग्राम। तो आई थॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन ग्रुप, जस्ट जैसे होता है ना कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो,
वैसे ही मैंने केवल नर्सिंग वाईफाई पे एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप के रूप में स्टार्ट किया, तो जो भी वैकेंसीज होती थी मैं उस पर अपडेट करता था और लोग वहां से देख लेते थे कि इसका हमें फॉर्म भरना है, ताकि कोई रह ना जाए फॉर्म भरने से, फिल करने से। तो जस्ट ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 2017 के अंदर ही, 2017 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी। फिर मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, तब भी कंटिन्यू मैं पोस्ट करता रहा अबाउट द नोटिफिकेशंस एंड बच्चों की कई बार ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर, कई बार इंस्टीट्यूट सिलेक्शंस के अंदर दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आई गिव देम एडवाइस कि हाँ आप क्या कर सकते हो, ये मैंने किया। उसके बाद हम बात करें कि मैं दिल्ली आया, दिल्ली में कोविड चल रहा था, कोविड के अंदर ही हमारा काफी कोचिंग्स थी दिल्ली के अंदर, तो मैंने जस्ट एज ए ट्यूटर स्टार्ट कर दिया। ठीक, एज ए ट्यूटर से टीचिंग प्रोवाइड करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था और लगभग 5 साल हो चुके हैं। फिर मुझे लगा कि लिटिल बिट इश्यूज मेरे दिमाग में कि हम क्या कर सकते हैं और नर्सेज में आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि नर्सिंग वाईफाई ऐप बनाया जाए। वो ऐप उन लोगों के लिए बनाया जाए जो ऑफलाइन, अगर बात करें जयपुर की बात कर ले या कहीं भी ऐसे प्लेस पे जहां से आप डायरेक्टली असेसिबल नहीं कर सकते हो, ऑफलाइन असेस नहीं कर सकते हो, और भी अफोर्डेबल प्राइस। द मेन पॉइंट इज अफोर्डेबल प्राइस। जैसे कि हम बात करें कि काफी लोग मेरे साथ के थे, मैंने देखा कि जो मेरे साथ के कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कोचिंग हो गया था उस टाइम, बट उनको स्पेसिफिक कंटेंट नहीं मिल पाया या टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेसिकली स्टार्टअप के अंदर ये था कि हम एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ऐसे लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, जिनका टाइम मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट होता है, तो उनको एक हम कंटेंट प्रोवाइड कर सके। बेसिकली उनको टाइम तो खुद निकालना पड़ेगा, बट एक हम कंटेंट प्रोवाइड कर सके, ऐसा कंटेंट जो कभी भी असेसिबल कर सकते हैं, रात में सोने से पहले, इवनिंग ड्यूटी के बाद, या बात करें मॉर्निंग ड्यूटी के बाद, वो असेसिबल कर सके। और किसके अंदर? अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। ऐसा कोई नहीं था कि काफी ज्यादा हाई प्राइस के अंदर प्रीमियम कंटेंट डिलीवर करने का, प्रीमियम कंटेंट हो, अफोर्डेबल प्राइस। दूसरा मेरा ये था कि एनक्लेक्स में जो प्रिपरेशन है, या बात करें नॉर्सेट का जो प्रिपरेशन है, वो जनरली लोग कब करते हैं? 4th ईयर कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो मेरा पर्पज है कि जो स्टूडेंट है वो 3rd ईयर या 4th ईयर के अंदर ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, किसी से कॉलेज से पढ़ के, ताकि उसको टाइम ना लगे ना, अर्ली सक्सेस करे और भी जो लाइफ में ड्रीम्स है उनको कंप्लीट कर पाए। तो अर्ली ये मेन पॉइंट थे कि 3rd एंड 4th ईयर स्टूडेंट एंड द जो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल कॉलेजेस में जो लगे हुए हैं, उन लोगों को इजीली अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल हो और कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस का एक पार्ट बने। अच्छा, यस सर। तो ये बात है कि नर्सिंग वाईफाई जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था वो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किया था। बाद में ये एप्लीकेशन के तौर पे आपने इसको बना लिया ताकि जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबल प्राइस, घर पे बैठ के स्टडी कर सके। नॉर्मल नर्सिंग वाईफाई अभी आपका प्रीमियम एंड क्वालिटी बेसिस कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। लाइव क्लासेस भी यहाँ से अवेलेबल है और बहुत जल्द शायद सर बता रहे हैं, जैसे प्रीवियस हमने बात की है, तो रिकॉर्डेड बैच भी आप बहुत जल्द अवेलेबल लेके आने वाले हो। यानी एक बात है कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आप नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो और आपका जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है वो भी आप अपना साकार कर सकते हो। जितने भी टीचर्स है वो ऑलरेडी सेलेक्ट, सारे टीचर्स की बात करूं तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली के अंदर मोस्टली अगर हम बात करें, 1-2 मेडिकल ऑफिसर्स भी हमारे साथ हैं जो मेनली डील करेंगे। बात करें अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, क्योंकि उनको थोड़ा इनफ नॉलेज होता है उस एरिया में, तो उनको स्पेसिफिक रूप से वहां पर लिया गया है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दूसरा सर ये कि मेन ये है कि आप देखोगे कोचिंग प्राइस काफी ज्यादा हाइक हो रहा है और मुझे लगता है कि इतना नीड नहीं है। दे आर बोलते हैं द प्रॉमिस इज टू मच एंड द कंटेंट, सेम कंटेंट को हाई प्राइस में, काफी हाई प्राइस में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर लिया है स्कॉलरशिप बेसिस पे, उनके लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होता कि जैसे मैंने बोला कि मुझे भी कॉलेज के साथ एग्जाम क्लियर करना पड़ा था। तो वैसे काफी लोग होंगे जो कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे या हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में टाइम मैनेजमेंट के साथ, उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट के साथ एक प्रीमियम कंटेंट मिल सके, यही प्रॉमिस है नर्सिंग वाईफाई का। अच्छा, चलो बढ़िया है सर। आप भी जुड़ सकते हो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन से। क्या करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके डायरेक्ट आप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए, दोनों में अंदर हमारे पास ये अवेलेबल है। तो वहां पे आप जाके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करना, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए होंगे सर के, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। पर्सनल एनालिटिक भी किया जाएगा हर एक स्टूडेंट का। सर यहाँ पर एक और मैं बात करूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर, क्लासेस के अंदर एक इनिशियल फीचर्स है कि आपको क्या मिल रहा है, डाउट ऑनलाइन सॉल्यूशन मिल रहा है। डाउट ऑनलाइन सॉल्यूशन का मतलब है कि मैंने आज आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने शाम को, ये आपका नीड है कि आपने जाके एमसीक्यू सोल्व किए, हमारे ऐप के ऊपर से एमसीक्यू सोल्व की, और आपको कोई डाउट लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑन हैंड इनिशियल जब आपके पास टाइम है, इमीडिएटली आप उसको व्हाट्सएप सर्विस से हमारे असेस कर सकते हैं। और बात करें जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर उस क्वेश्चन का रैशनल बेस्ड आंसर आपको देखने को मिलेगा। Here the initial and good features in
आवर है। अच्छा, ये डाउट सेशन भी आपने स्टार्ट किया है। यस सर। तो इसके अलावा भी कुछ है, जैसे आप यहाँ ओनली क्लासेज ही प्रोवाइड कर रहे हो या जैसे टेस्ट सीरीज एमसीक्यू? सर अगर हम बात करें, हम होलिस्टिक मैनर में काम कर रहे हैं, नर्सिंग के एक ही फील्ड में नहीं, जितने भी हमारे पास फील्ड चल रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, जो भी एग्जाम होता है, डीएसएस भी हो गया या बात करें जीएमसीएच अपकमिंग एग्जाम्स है या फिर और भी जो नॉर्सेट एग्जाम है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम थीम, एग्जाम का जो पैटर्न रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। अच्छा, से सर का एक बहुत अच्छा प्लान भी है, वन प्लान फॉर टेस्ट सीरीज। आप ऐसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। उसके अंदर क्या है, एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। यानी अलग अलग एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आरआरबी के लिए 15, नोट सेट के लिए 15 से 13 टेस्ट सीरीज, और वो भी बहुत मिनिमम रेट है। सर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो हमारा 10,000 MCQs स्पेसिफिक प्लान है। अच्छा, 10,000 MCQs स्पेसिफिक प्लान का मतलब है कि आपको मोर देन 10,000 MCQs मिलेंगे, जो पहले या तो आ चुके हैं या उनसे रिलेटेड टॉपिक से कोई क्वेश्चंस बनता है जो आपका अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया गया है बाय द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे आपका नोट सेट है, तो नोट सेट इज मेजर एग्जाम, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो भी ज्यादा है, द मोर देन 50 टेस्ट इंक्लूडिंग ईच टेस्ट आपके पास 100 MCQs रहेंगे। बाकी रिमेनिंग आरआरबी, डीएसएसबी, जीएमसीएच, चंडीगढ़ 2024 से 2025 दिसंबर तक जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर ओनली 499 के अंदर सभी एग्जाम की अलग से स्पेसिफिक टेस्ट देखने को मिलेगी, और ये प्रॉमिस है कि मोर देन 10,000 MCQs होंगे। सर जैसे नॉर्मली अपन बात करें, मान लेते हैं कि किसी एक ईयर के अंदर 2024 से 25 का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर 15 एग्जाम हो रहे हैं। यस सर। तो आप नॉर्मली कितने क्वेश्चंस या कितने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करोगे? सर 15 करेंगे पूरी। तो हर एक एग्जाम के लिए मेजर एग्जाम सर, मेजर एग्जाम्स का निमांस, जिपमर, ठीक है, डीएसएसबी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है, ऐसे जो मेजर एग्जाम्स है उनकी बात करें, उन सब के अंदर स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिले। हर एक के अंदर 50 टेस्ट इंक्लूडेड है। तो बहुत अच्छा प्लान है, आप भी इसको बाय कर सकते हो। वही प्रोसीजर है, नॉर्मली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाके, नहीं तो सर के नंबर आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, तो वहां से भी जाके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो सर लास्ट क्वेश्चन है आज के अपने सेशन का, कि नॉर्मली जैसे थ्योरी ही जरूरी है या एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस उसके साथ में अपन को टेस्ट सीरीज देना भी जरूरी है? सर दोनों का अगर बात करें स्पेसिफिक इंपोर्टेंस है, स्पेसिफिक इंपोर्टेंस का बात करें कि जैसे कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज बेसिकली, अगर इनिशियल फेज में आपको, ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज तो निकालने हैं, चाहे वो एनक्लेक्स हो चाहे कोई बुक हो, यहाँ पर आपको नॉर्मल एमसीक्यूज मिल रहे हैं वो निकालने हैं। टेस्ट सीरीज का स्पेसिफिक इंपोर्टेंस होता है। इंपोर्टेंस क्या होता है कि टाइम बेस्ड मैनेजमेंट कर पाते हो आप एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने एमसीक्यूज का। इसलिए हम बात करें, नॉर्सेट में नया पैटर्न स्टार्ट किया है कि आपको 5 सेगमेंट के अंदर 20 क्वेश्चंस क्या करने, सोल्व करने 18 मिनट के अंदर। तो एक टाइम बेस्ड मैनेजमेंट आप कर पाते हो। एमसीक्यूज जो टेस्ट सीरीज होता है उससे क्या करते हो, आपकी 20 क्वेश्चंस को 18 मिनट में कैसे अप्रोच करते हो वो आप यहाँ पर कर पाते हो। दूसरा, क्रिटिकल ऑन हैंड साइट आपका थिंकिंग डेवलप होता है कि आपको पास, जैसे हम नॉर्मली बुक से एमसीक्यूज लगाएंगे तो हमें आंसर्स अवेलेबल है, तो वी हैव द इजी, मोर इजी होगा, देख लेंगे एमसीक्यूज आंसर, फिर दूसरा करेंगे, फिर आंसर देखेंगे। टेस्ट सीरीज आपका रियल सिनेरियो पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस कराता है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपको कोई आंसर अवेलेबल नहीं है और पहले आप क्या करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद आपको वहां पर आंसर शो हो रहा है, आपका रिजल्ट शो हो रहा है, तो आप खुद का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आप किस ओर जा रहे हो। आप बिना देखे एमसीक्यू सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई द डिफरेंट एमसीक्यूज का भी इतना इंपॉर्टेंस है जितना भी टेस्ट सीरीज का होता है। दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं होता है। यानी ये बात हो गई कि जैसे आपने थ्योरी पढ़ी ही, फिर उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद में टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है ताकि आपका नॉर्मली टाइम मैनेजमेंट हो सके और आपका नॉर्मली क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार की है एग्जाम पैटर्न, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आराम से आपका सिलेक्शन है बिल्कुल हो जाए। तो ये थे हमारे दीपक सर जो नर्सिंग वाई5 के फाउंडर है, और इनकी अपन ने सिलेक्शन जर्नी देखी है। इसी प्रकार अपन और भी दूसरे जो नर्सिंग ऑफिसर है उनकी भी सिलेक्शन जर्नी देखेंगे कि उनकी जो आपकी जर्नी चली है पूरी स्टडी के बाद में, क्या फेलियर था, या फर्स्ट एग्जाम के अंदर ही सिलेक्शन हो गया, या कितने एग्जाम के अंदर फेलियर देखने बाद में कितने एग्जाम के अंदर क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी जर्नी अपन क्या करेंगे, नर्सिंग वाई5 क्लासेज के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सर। ओके सर।